आज के टाइम में लैरावेल सिर्फ नॉर्मल वेबसाइट और ब्लेड के लिए यूज नहीं किया जाता। बड़ी बड़ी कंपनियां लैरावेल को मोबाइल के एप्लीकेशन के बैक एंड के लिए यूज करती है। रिएक्ट का जो फ्रंट एंड है उसके बैक एंड के लिए भी यूज करती है। सात प्लेटफॉर्म में यूज होता है और मल्टी प्लेटफॉर्म सिस्टम में भी यूज होता है। और इन सब के लिए एपीआई फर्स्ट डेवलपमेंट का बेस होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एपीआई फर्स्ट डेवलपमेंट का क्या अप्रोच है, लैरावेल में एपीआई को कैसे डिजाइन किया जाता है और प्रोफेशनल लेवल पे लैरावेल में एपीआई को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको एआई के बारे में भी बताऊंगा कि लैरावेल में जब हम एपीआई को क्रिएट करते हैं तो एआई का किस तरीके से यूज किया जाता है। ट्रेडिशनल वर्सेस फर्स्ट एपीआई। दोस्तों, होता क्या है कि जो बिगिनर होते हैं वो मोस्टली नॉर्मल वेबसाइट पे ही काम करते हैं जिसमें ब्लेड का यूज होता है, कंट्रोलर का यूज होता है, बैक एंड फ्रंट एंड दोनों एक ही वेबसाइट में यूज होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम रियल इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। मोस्टली प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनका बैक एंड अलग होता है, फ्रंट एंड अलग होता है। यानी कि जो बैक एंड होता है वो तो लैरावेल में होता है, लेकिन फ्रंट एंड वो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस में होता है। जैसे कि रिएक्ट की वेबसाइट होती है, एंगुलर की वेबसाइट होती है, आपका एंड्रॉइड का एप्लीकेशन होता है, आईओएस का एप्लीकेशन होता है। तो दोस्तों, इस तरीके के जो डिवाइसेस होते हैं यहाँ पे जब हम फ्रंट एंड को यूज करते हैं और वहां पे हमें लैरावेल का बैक एंड यूज करना होता है, तो दोस्तों ऐसे केस में हमें फर्स्ट एपीआई डेवलपमेंट की नीड होती है। और दोस्तों, फर्स्ट एपीआई डेवलपमेंट को ऐसे ही केस में हम यूज करते हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, जो कि अलग डिवाइसेस में होते हैं। एपीआई रिस्पॉन्स स्टैंडर्डाइजेशन। दोस्तों, मोस्टली बिगनर इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी एजेंसी होती है वो हर एपीआई के रिस्पॉन्स को स्टैंडर्डाइज करती है। वो कैसे? दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे सक्सेस होता है तो सक्सेस के केस में क्या क्या होता है, एक सबसे पहले हमारा जो की आता है वो हमारा आता है मैसेज का की आता है, एक हमारा डाटा का की आता है और एक स्टेटस का की आता है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर हम एरर की बात करें तो एरर में भी सेम है। एरर में क्या होता है कि सबसे पहले हमारा स्टेटस का की आता है, इसके बाद हमारा वैलिडेशन मैसेज का की आता है और इसके बाद हमारा एक एरर का की आता है। और दोस्तों, ये ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी जो फ्रंट एंड की जो डेवलपमेंट है वो काफी इजी होती है, टीम का जो कोलैबोरेशन है वो भी काफी इजी होता है और हमारा जो आर्किटेक्चर है वो काफी स्ट्रांग रहता है। और फ्रंट एंड डेवलपर को आपके एपीआई में काम करने में कोई परेशानी नहीं होती है। वो बहुत अच्छी तरीके से आपकी एपीआई को यूज कर सकता है। उसको हर जगह रिस्पॉन्स को लेके आपसे बार बार आस्किंग की नीड नहीं होती है। अब आते हैं एपीआई सिक्योरिटी पे। दोस्तों, एपीआई जब हम क्रिएट करते हैं उस पर सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हमारी सिक्योरिटी कहीं पे भी मिस होती है तो उस केस में क्या होता है कि हमारा डाटा लीक हो सकता है। हमारे जो टोकन है वो टोकन हमारे वो किसी काम के नहीं हो सकते, वो बिना टोकन के भी हमारे डेटा को यूज कर सकते हैं और कोई भी हैकर हमारे बैकएंड के अंदर इजीली एंटर कर सकता है। दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना होता है, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो दोस्तों सिक्योरिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें एपीआई क्रिएट करते समय सबसे पहले उसका सिम्टम और पासपोर्ट पे हमें फोकस करना होता है। और जो हमारा जो टोकन है उस टोकन को हमें बिल्कुल केयरफुली के साथ राइट करना पड़ता है। उस टोकन को हमें हर चीज को देख के राइट करना पड़ता है। दोस्तों, अगर हम एपीआई क्रिएट करते हैं तो हमें सिक्योरिटी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम बैक एंड डेवलपर होते हैं लेकिन फ्रंट एंड डेवलपर से हमारा कांटेक्ट नहीं होता है। और कोई भी चीज ऐसे हमारे उससे कोई कांटेक्ट नहीं होगा। फ्रंट एंड डेवलपर भी दोस्तों कहीं ना कहीं एक अच्छा डेवलपर भी होता है। और अगर हमने एपीआई में कहीं पे भी थोड़ी सी भी चूक करे तो वो हमें ना बता के वो हमारे जो भी सीनियर होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा या फिर प्रोजेक्ट का कोई डायरेक्टर होगा, वो उसको कॉल कर सकता है। तो दोस्तों, इसी वजह से अगर आप एपीआई क्रिएट कर रहे हो तो आप ये सोच के क्रिएट करना है, क्योंकि ये एपीआई आप यूज नहीं कर रहे हो, ये थर्ड पार्टी यूज कर रहा है। तो थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग ही हमें उस एपीआई को फोकस करते हुए उसकी सिक्योरिटी पे पूरा पूरा ध्यान देना है कि हमारे से सिक्योरिटी वाइज कोई चीज फेल ना हो, जिसकी वजह से जो क्लाइंट है उसका पूरा का पूरा डाटा लीक ना हो जाए। एपीआई वर्जनिंग। दोस्तों, आपने वर्जन के बारे में तो हर एप्लीकेशन में सुना होगा, आप देखते भी होंगे जो भी एप्लीकेशन होते हैं उसके वर्जन अलग अलग होते हैं। जैसे जब एप्लीकेशन लॉन्च होता है तो उसका वर्जन होता है 1.0 होता है, फिर उसका वर्जन जब उस पर कुछ अपडेट होता है तो उसका वर्जन हो जाता है 1.1 हो जाता है। दोस्तों,
जब हम एपीआई क्रिएट करते हैं तो दोस्तों हमें इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। यानी कि जैसे कि आप अगर एपीआई क्रिएट कर रहे हो और आपने एपीआई में वर्जन को डिफाइन नहीं किया, तो दोस्तों उस केस में क्या होगा, जैसे हम को कोई भी एपीआई क्रिएट करके उसको डिलीवर कर देते हैं, उसके बाद वो एपीआई से हमारा एप्लीकेशन बहुत अच्छा स्मूथ रन कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों जब क्लाइंट उस पर कुछ अपडेट कराता है, तो अपडेट कराते समय क्या होता है, एपीआई का रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाता है, हो सकता है एपीआई का यूआरएल भी चेंज हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, जो दोस्तों पुराना जो वर्जन होगा मोबाइल में, जिसके मोबाइल में पुराने वर्जन चल रहे होंगे, वहां पे एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। तो दोस्तों वर्जन का हमेशा ध्यान रखना है। वर्जन के केस में हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमारा जो एक फोल्डर होता है एपीआई का, उसके बाद हमें एक फोल्डर और क्रिएट करना पड़ता है। उसका नाम हम कुछ भी आप रख सकते हो, मैं उसका नाम रखता हूँ V1 यानी कि ये वर्जन 1 है। उसके बाद दोस्तों जब क्लाइंट कुछ चेंज कराता है, टाइम टू टाइम कुछ अपडेट कराता है, तो उस केस में फिर हमारा वर्जन बढ़ जाता है। तो हम हमारा जो V1 है हम उस पर कुछ नहीं करते हैं। हम फिर हम एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं और V2 के नाम से क्रिएट करते हैं, और जिस एपीआई में जहाँ पे काम होता है वहां पे हम उसका यूआरएल भी चेंज कर देते हैं, और उसके बाद हम वो वाली एपीआई प्रोवाइड करते हैं, वो नई एपीआई प्रोवाइड करते हैं। पुरानी एपीआई पे हम कुछ नहीं करते, क्योंकि पुरानी एपीआई पे ऑलरेडी हमारा पुराना मोबाइल का जो एप्लीकेशन चल रहा होता है उसका डाटा वगैरह होता है, और अगर हमने उसमें कुछ किया तो हो सकता है जिसके पास पुराना वर्जन चल रहा हो वो बंद हो सकता है, वो क्रैश हो सकता है। तो दोस्तों एपीआई क्रिएट करते समय वर्जन का हमेशा ध्यान रखें। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, और बाद में जब एप्लीकेशन में कुछ अपडेट होता है तो और जो इनका जो ऐप है वो पूरा का पूरा क्रैश हो जाता है। रियल यूज केसेस, दोस्तों ये क्या होता है, जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो दोस्तों उस एप्लीकेशन में बहुत सारे डैशबोर्ड मिल सकते हैं, बहुत सारे पैनल मिल सकते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल उसमें स्टूडेंट का डैशबोर्ड अलग मिल सकता है, आपको काउंसलर का डैशबोर्ड अलग मिल सकता है, और आपको एक एडमिन का पैनल भी अलग मिल सकता है। तो दोस्तों इस केस में जब हम एपीआई क्रिएट करते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि हम सेम एपीआई सबके लिए यूज करते हैं। बस कहीं कहीं पे जैसे अगर हमें किसी के डैशबोर्ड में कुछ कंडीशन दिखानी है, तो दोस्तों वो कंडीशन फ्रंट एंड भी अपने तरफ से लगा लेगा। लेकिन अगर फ्रंट एंड नहीं लगाते हैं तो उसके लिए हम वहाँ पे पैरामीटर या फिर कोई ना कोई हम पेलोड यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों एपीआई जो होती है वो सेम ही यूज होती है। हम ऐसा नहीं कि अगर हमें स्टूडेंट की लिस्ट दिखानी है तो स्टूडेंट की लिस्ट हम काउंसलर में अलग एपीआई से दिखा रहे हैं, हम उसमें अलग एपीआई, स्टूडेंट में हम अलग एपीआई से दिखा रहे हैं, और फिर एडमिन में अलग एपीआई से दिखा रहे हैं। नहीं दोस्तों, हम एक ही एपीआई बनाते, उसी एपीआई में हम पैरामीटर वगैरह पास करके उसको डिफाइन करते हैं। की से हम पेलोड से हम उसको डिफाइन कर देते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर एप्लीकेशन भी बनते हैं, जैसे किसी कोई ऐप है और उसका एप्लीकेशन काफी बड़े लेवल पे बन रहा है, तो दोस्तों उस केस में क्या होता है कि उसमें जितने भी पैनल होते हैं, जितने भी डैशबोर्ड होते हैं, उनका भी अलग अलग ऐप होता है। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप ओला उबर की बात करें तो आप देखते होंगे ओला उबर में क्या होता है, जो बुकिंग करने वाले होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनका ऐप अलग होता है। लेकिन जो हमारे जो ड्राइवर होते हैं उनका ऐप अलग होता है, और इन सबका दोस्तों कंट्रोल एक ही होता है। जो एपीआई बनी है वो एपीआई दोनों के लिए सेम बनी है। बस ऐप के कंडीशन के हिसाब से एपीआई में पैरामीटर वगैरह पास किया जाता है। तो दोस्तों हमें इन केस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमारा एप्लीकेशन बढ़ेगा और उसमें मल्टीपल पैनल बनेंगे या मल्टीपल ऐप बन जाएंगे उसके, तो उस केस के लिए हमें एपीआई को उसी तरीके से डिजाइन करना है। हमारा जो एपीआई का जो फर्स्ट एपीआई आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, कि हमें हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग एपीआई यूज करने की नीड ना पड़े, और दूसरा हर प्लेटफॉर्म में हमारा एक ही एपीआई बहुत स्मूथली रन कर जाए। एपीआई में एआई का यूज कैसे किया जाता है, दोस्तों जब आप एपीआई क्रिएट करते हैं तो आप जैसे अगर कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप राउट्स क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप वैलिडेशन क्रिएट कर रहे हैं, या आप रिस्पॉन्स बना रहे हैं, तो दोस्तों इन सब केस में आप एपीआई क्रिएट करते समय आप एआई का यूज आराम से कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप एआई का यूज कर रहे हैं तो एक बार उसको अच्छे से देख ले, उसको अच्छे से समझ ले। इसके बाद दोस्तों जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, डॉक्यूमेंटेशन में भी आप एआई का यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब हम पोस्टमैन पे जो हम
रिस्पॉन्स बनाते हैं, वहाँ पे भी आप एआई का यूज़ कर सकते हैं। वैलिडेशन होती है, वैलिडेशन में हमारे जितने भी कंडीशन आती है वो सारी चीज़ों पे आप एआई का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो जहाँ पे भी आप अगर अगर आपके ऐप में कोई बग आता है तो आप डिबगिंग के लिए भी एआई का यूज़ कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, ब्लाइंडली एआई का यूज़ ना करें। आप एआई को यूज़ करके करते हैं तो उसको समझें और उसको समझ के यूज़ करें। दोस्तों लैरावेल में मैंने एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट भी बनाया है, उसमें एडू प्रोडक्ट का वो प्रोजेक्ट है। उसमें मैंने एपीआई भी क्रिएट करी है और वो एपीआई आईओएस के लिए भी क्रिएट हुई है और वही एपीआई हमारा एंड्रॉइड के लिए भी क्रिएट हुई है। आईओएस का जो एजेंसी थी वो अलग थी और एंड्रॉइड का जो एजेंसी थी वो अलग थी। मेरा काम था यहाँ से उनको एपीआई क्रिएट करके देना और उसका जो पूरा बैकएंड था वो मैंने बनाया। और दोस्तों ये पूरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा और सक्सेसफुल रहने का रीज़न सिर्फ यही रहा है कि दोस्तों मैंने इसका आर्किटेक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखा है। मैं इसके आर्किटेक्चर पे बहुत ही ध्यान से मैंने उस पर काम किया है। टीम जब भी उस पर कुछ काम करती थी तो मैं टीम के काम को चेक करे बिना मैं उसको आगे रिलीज नहीं करता था। मैं पहले देखता था कि यहाँ पे जो टीम ने कोड लिखा है वो कोड रफली तो नहीं है। अगर मुझे कहीं से भी कोई डाउट होता था तो मैं उस कोड को चेंज करता था, मैं पूरे पैटर्न को चेंज करता था, पूरे आर्किटेक्चर पे मैं फोकस करता था। तो दोस्तों अगर हमारा आर्किटेक्चर स्ट्रांग है, चाहे हम एपीआई क्रिएट कर रहे हैं, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं हम लैरावेल के अंदर, तो दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट कभी कहीं फंसेगा नहीं। स्मूथली हम इसको आने वाले टाइम में लाइव कर सकेंगे, साथ ही हमारे क्लाइंट है वो भी हैप्पी होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।